इससे पहले नीता कुछ और कहती, लोगों ने उसे बाहर बुला लिया। खैर, सास को तैयार कर उन्हें विदा कर दिया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद शाम को वर्षा के पास आई और बोली, वर्षा उस समय तो मैं पूछ नहीं पाई, लेकिन अब बताओ माँ के गहने कहाँ हैं? कहाँ गायब कर दिए उन्हें? कोई थोड़े बहुत गहने तो थे नहीं। नीता का सवाल सुनकर वर्षा हक्का बक्का रह गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, जी जी, माँ के इलाज में गहने बिक गए, अब गहने कहाँ हैं? नीता कुछ और कहती, इतने में ससुर जी ने वर्षा को बाहर बुला लिया, इसलिए तो वो तिलमिलाकर रह गई। लेकिन इसके बाद उसने कोई मौका नहीं छोड़ा किसी भी रिश्तेदार के सामने बुराई करने का। अरे, मेरी माँ के पास तो बहुत सारे गहने थे, पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिए इसने, इसीलिए यहाँ रुकी हुई है, वरना आज तक कोई विधवा बहू रुकी है अपने सास ससुर के पास? कुछ रिश्तेदार तो नीता को समझाने की कोशिश करते, तो कुछ रिश्तेदार उसकी हाँ में हाँ मिलाते। आखिर बचपन से नीता को ने देखा था अपनी माँ को काफ़ी सारे गहनों में, तो ये उससे लगता था कि वो गहने आज भी ऐसे ही रखे होंगे, पर इतना दिमाग नहीं लगा रही थी कि आखिर भाई तो इस दुनिया में है नहीं, माँ 1 साल से बिस्तर पर है, तो उनके इलाज का पैसा कहाँ से आ रहा होगा? कुछ बातें वर्षा के कानों तक आ रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। वर्षा ये जानती थी कि नीता शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है और वो लोगों के बीच उसे बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, पर वो फिर भी चुप थी। आखिर उसे अपने घर में तमाशा नहीं चाहिए था, और वैसे भी सासू माँ के अंतिम कार्य में क्यों बेवजह का विघ्न डालना? पर आज वो इतना कुछ बोल जाएगी, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। आज तो हद तब हो गई जब वो उसके माता पिता के सामने भी आखिर ये बात बोल ही गई। अरे, तुम्हारी बेटी यहाँ रुकी ही क्यों है? पति तो अब रहा नहीं, आखिर अब क्या हड़पना चाहती है? मेरी माँ की गहनों को पता नहीं कहाँ ठिकाने लगाया है, ज़रूर तुम लोग ही लेकर गए होंगे। मेरी माँ से मिलने का बहाना बनाकर आते थे और धीरे धीरे यहाँ से उनके गहने चुरा चुरा कर ले गए। उसके बाद तो वर्षा से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ और वह नीता के सामने आकर बोली, बस बहुत हो गया जीजी, कुछ भी बोले जा रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गूंगी बहरी हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता या मैं जवाब नहीं दे सकती। आप तो मेरे माता पिता पर भी शक कर रही हो। इतना बोलने से पहले आप अपने पिता से पूछिए कि गहने कहाँ हैं। अरे, मेरे पापा तो क्या ही बोलते होंगे, वो तो पत्नी के गम में दुखी थे, इसीलिए पूरा घर तुमको संभालने दिया था, पर तुमने क्या किया? उन्हीं को धोखा दिया। धीरे धीरे अलमारी में से सारे गहने साफ कर दिए। अरे, गहने तो हड़प ही चुकी हो, पर अब क्या लेने के लिए रुकी हो? आपके इस मकान को भी खा जाना चाहती हो? नीता ने यह बात बहुत ज़ोर से बोली, जो ससुर जी के कानों तक पहुंच गई। तभी ससुर जी वहां आ गए और नीता से बोले, तुमसे पहले इस मकान पर हक इन लोगों का है, कभी जिम्मेदारी निभाने तो तुम आई नहीं। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं है जो बहू के भरोसे हमें छोड़ दिया? आज बहू के जाने को कह रही हो। 1 साल पहले क्या तुम्हारी जबान को लकवा मार गया था? तब नहीं कह सकती थी कि मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी? वर्षा, तुम जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। इन 12 दिनों में तुम कई लोगों से इस बारे में वर्षा की बुराई कर चुकी हो कि गहने वर्षा ने इधर उधर कर दिए। एक बार अपने पिता से भी पूछ लेती, तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में हुआ था क्या, या तुमने कोई मदद की थी? अब कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी माँ के इलाज में वो गहने बिक चुके हैं और मैंने खुद उन्हें बेचे थे। रही बात इस मकान की, तो ये मकान मेरे बाद मेरी बहू और पोते का होगा, समझ गई तुम? आखिर अपने पिता का रुद्र रूप देखकर नीता से कुछ कहते ना बना। बस वो आखिरी बार था जब नीता अपने मायके आई थी, उसके बाद तो वो कभी भी अपने मायके नहीं गई और ना ही ससुर जी ने कभी उसे मनाने की कोशिश की। सच है, कुछ लोग अपना मायका खुद ही बिगाड़ लेते हैं।